Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about rectifier. यहाँ पे आज हम रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम आपको जब पावर सप्लाई बता रहे थे तो उस कंडीशन में पिछली वीडियो में जब हम आपको पावर सप्लाई बता रहे थे तो वहाँ पे हम रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में के बारे में हम आपको डिस्कस किए थे। लेकिन उस समय क्या था, उसकी इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल हमने आपको नहीं बताया था, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आप को आज रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी इफिशियंसी किस प्रकार से निकाली जाती है, मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हम आपको बताएंगे। वास्तव में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट आर कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। वह प्रक्रिया जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं या दृष्टिकरण कहते हैं। तो रेक्टिफायर का आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which convert AC into DC are called rectifier. The process of converting AC into DC are called rectification. यहाँ पे देख लीजिए, रेक्टिफायर क्या होता है? डिवाइस होता है या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और रेक्टिफिकेशन एक जो होता है प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि AC और DC की बात आ जाती है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे यह जो सिग्नल आपको दिख रहा है यह क्या है? आपका AC है। मतलब कि इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, प्रत्येक साइकिल में क्या होता है? चेंज होता रहता है। जबकि जो DC होता है वह क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनि डायरेक्शनल होता है अथवा वन डायरेक्शनल करंट को क्या करता है कि या कह सकते हैं एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच ऑफर लो रेजिस्टेंस टू करंट इन वन डायरेक्शन एंड ए रिलेटिव हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स डायरेक्शन कैन वर्क एज रेक्टिफायर। वहाँ रेक्टिफायर क्या करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है। इस कंडीशन में यह क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का प्रत्येक साइकिल में उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है? चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। लेकिन डायरेक्ट करंट का प्रत्येक साइकिल में क्या होता है? एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट AC into DC are called rectifier. The process converting AC into DC are called rectification. तो आप इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रेक्टिफायर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वह तैयार किया जाता है दो प्रकार से। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दो प्रकार से तैयार किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। यह क्या होता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स
टॉपिक के अंतर्गत आता है, जो कि इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यू है। या बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो केवल डीसी से ऑपरेट होते हैं, जो केवल डीसी से ऑपरेट होते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने पावर सप्लाई के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया था कि कितने उसका ब्लॉक डायग्राम भी बताया था कि ब्लॉक डायग्राम कितने कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके थ्रू हमको डीसी मिलता है। रेगुलेटर के बारे में बताया था, अनरेगुलेटर के बारे में बताया था। यहाँ मेन क्या है आपका रेक्टिफायर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको बताना है, इसलिए हम फिर हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो अब हम आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसको आप देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख लीजिए और इसका एफिशिएंसी आप देख लीजिए। और इसके सब सारे नोट्स जो हैं हम पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो हम अब चलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ आप नोट कर लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर यह क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिक सर्किट इसका हम ड्रॉ करते हैं कि अर्थात इसमें क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है, या कह सकते हैं ए पीएन जंक्शन डायोड आर एक्ट एज ए रेक्टिफायर। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वह रेक्टिफायर के साथ यूज किया जाता है। यहाँ पे जब एसी सिग्नल हम देते हैं तो वह क्या करता है, उसको रेक्टिफाइड करता है थ्रू ए ट्रांसफार्मर सीरीज विथ द डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ देख लीजिए, द बेसिक सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर ए पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर का आपने सर्किट डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि एसी इनपुट देते हैं। जब हम एसी इनपुट देते हैं थ्रू ए ट्रांसफार्मर, यहाँ क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और अभी आपको हमने बताया कि ये डायोड एक्ट एज ए रेक्टिफायर। यहाँ पे एक डायोड जो होता है वह किसके भांत यूज किया जाता है, रेक्टिफायर के भांत यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक लोड लगा रहेगा, ये आपका लोड लगा हुआ RL। यह डायोड क्या है, D1 है। यह आपका ट्रांसफार्मर T हो गया, दो टर्मिनल हो गए A और B। यहाँ से हम क्या देते हैं, AC इनपुट देते हैं। जब यहाँ से हम AC इनपुट देते हैं तो यह डायोड जो है एक्ट एज ए रेक्टिफायर, या रेक्टिफायर के भांत यूज किया जाता है। यह रेक्टिफायर के भांत यूज किया जाता है। यहाँ से आपको मिलता है आउटपुट, लोड के थ्रू क्या मिलता है, ई आउटपुट। अब ए हो जाए E इक्वल टू अर्थात ई इनपुट E नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाए, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे हम कह सकते हैं यह एसी सप्लाई है। तो यहाँ पे एसी सप्लाई, यह प्राइमरी बाइंडिंग और क्या हो गया, सेकेंडरी बाइंडिंग। यहाँ पे इसका सर्किट मेन आपका सर्किट डायग्राम हो गया। तो डायोड आर यूज एज ए रेक्टिफायर, या कह सकते हैं इसमें the basic circuit of a half wave rectifier, a PN junction diode acts as a half wave rectifier. The AC supply to be rectified is applied through a transformer in series with the diode and load resistance RL. आपका सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम आते हैं वर्किंग पे। तो जब हम AC वोल्टेज देते हैं, जब हम AC वोल्टेज देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब हम एसी वोल्टेज देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में हम एसी वोल्टेज देते हैं, द एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग ए बी, टर्मिनल ए और बी के थ्रू जब हम इसको एसी इनपुट देते हैं, तो अभी हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा हुआ है। तो आप ए बी चेंजेस पोलरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो यहाँ पे प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये रहा आपका एसी इनपुट, ये क्या रहा आपका एसी इनपुट, V इनपुट।
ये आपका AC इनपुट है और प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज द टर्मिनल A बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A क्या करेंगे, हम पॉजिटिव करेंगे। जब हम टर्मिनल A को पॉजिटिव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डायोड लगा हुआ है। डायोड क्या है, PN जंक्शन डायोड है। इस कंडीशन में डायोड एक्ट एज ए रेक्टिफायर की भांति यूज किया जाता है। जब हम टर्मिनल A को पॉजिटिव रखेंगे, जब हम टर्मिनल A को पॉजिटिव रखेंगे, B को निगेटिव रखेंगे, तो टर्मिनल A आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव रखेंगे तो यह क्या होगा, यह फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यह क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यह फॉरवर्ड बायस हो जाए। इस कंडीशन में यह क्या करेगा, लोड के थ्रू करंट को फ्लो होगा, अर्थात वह रेक्टिफाइड करेगा और AC को DC में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इसको निगेटिव करें या पॉजिटिव करें, यहाँ पे कोई डायोड यूज नहीं किया गया है, कोई डायोड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब टर्मिनल A को हम पॉजिटिव करते हैं तो यह क्या करता है, इट इज फॉरवर्ड बायस, यह फॉरवर्ड बायस होता है, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल यह क्या करता है, कंडक्ट करता है। ये आपका आउटपुट का भी ग्राफ है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करेगा। प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी क्या होती है, पोलरिटी चेंज होती जाती है। प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी चेंज होती जाती है। अब निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करेगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा। तो अर्थात जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है और पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल या फॉरवर्ड बायस है, निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगी, इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा। इसमें एक डायोड का यूज किया गया है, अर्थात कर सकते हैं द AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग AB changes polarity after every half cycle. During the positive half cycle of input AC voltage, the terminal A becomes positive relative to B. This makes the diode forward bias and hence it conducts during the positive half cycle. अर्थात यह पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करेगा। ये आपका इनपुट ग्राफ हो गया, इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे से आप इनपुट ग्राफ और आउटपुट ग्राफ दोनों नोट कर सकते हैं। ये आपको क्या रहा, बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ आप देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। अब हम उसके बाद चलते हैं इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले आप इसको एक नज़र देख लीजिए और इस सर्किट डायग्राम को आप नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिए। यहाँ पे हमने आपको बताया हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका बेसिक सर्किट जो कि अब यहाँ बना हुआ आप पहले देख चुके हैं, और इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम चलते हैं एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पे। तो हम मान लेते हैं कि लेट अस AC इनपुट वोल्टेज appeared across the secondary winding at any instant be given by E equal to E naught sin omega t। क्या दिया हुआ है, E equal to E naught sin omega t। ये क्या दिया हुआ आपको, AC इनपुट वोल्टेज हम मान लेते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू किसी भी क्षण में आपको E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया है। द डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अर्थात यह केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इफ RF एंड RL, यहाँ पे RF और RL हम मान लेते हैं, RF इज द डायोड रेजिस्टेंस and RL is the load resistance। जहाँ पे RF क्या है, या कह सकते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कह सकते हैं या डायोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन कंडक्ट करता है, निगेटिव कंडक्ट नहीं करता है। RF क्या है, इसको हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कह सकते हैं या डायोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं। RL इज द लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे RL क्या है, लोड है, लोड रेजिस्टेंस है। तो इफ RF and RL are the diode resistance
and load resistance respectively, the instantaneous output current through the load RL will be, तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू E अपान RF प्लस RL। तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू E अपान RF प्लस RL। तो E का मान अभी आपको मिला है क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी अपान RF प्लस RL। तो यहाँ E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी RF प्लस RL। तो यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट एक मान लेते हैं, वेयर जहाँ पे I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। जहाँ पे I नॉट क्या है, वेयर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट है, क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि I नॉट के बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट बराबर E नॉट अपान RF प्लस RL। तो I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपान RF प्लस RL। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट का B। अब हम आते हैं, अभी हमने आपको बताया, अभी हमने यहाँ सर्किट डायग्राम में एक टर्मिनल A है, टर्मिनल B है, टर्मिनल A और टर्मिनल B। तो हमने आपको बताया कि यह प्रत्येक साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी क्या होती है, इसकी पोलरिटी चेंज होती है। जब इसकी पोलरिटी चेंज होती है तो यहाँ टर्मिनल A पॉजिटिव होगा, B क्या होगा, निगेटिव होगा। जब A पॉजिटिव होगा तो यह फॉरवर्ड बायस होगा, यह कंडक्ट करेगा, और B क्या है, निगेटिव होगा, यहाँ कोई डायोड लगा नहीं हुआ है। अर्थात आफ्टर एवरी साइकिल, एवरी हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा, और नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करेगा। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आपको मिला है कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, किस कंडीशन में, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करता है, कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता है। और इस कंडीशन में हो जाएगा कि उसके बाद सेकेंड I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, किसके लिए, फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट करता है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है सर्किट डायग्राम। पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करता। तो ये आपका यहाँ से I का मान मिल गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, IDC निकालेंगे, DC करंट निकालेंगे। DC करंट को ही हम एवरेज करंट कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। The DC or average value of the output over one complete cycle is given by। तो यहाँ पे जब हम एवरेज निकालते हैं, तो जैसे आपका AC इनपुट दिया गया है, AC इनपुट दिया गया, एवरेज मीन्स कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, डायरेक्ट करंट निकालते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल ये कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल ये कंडक्ट नहीं करता है। तो हो जाएगा IAV इक्वल टू IDC इक्वल टू 1/T 0 to T। 0 to T मीन्स कंप्लीट हाफ साइकिल I इंटू dt। अब यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, इसको हम जनरली IDC ही लिखें 1/T। अब इसके बाद आप को पता है, हम आशा करते हैं कि निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी। उसके थ्रू इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 0 to T/2 I इंटू dt प्लस कहाँ से, T/2 से T I इंटू dt, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। अब पीछे जो हमने आपको बताया तो वहाँ से वैल्यू रख दीजिए 1/T 0 से T/2 I के स्थान क्या हो जाएगा, I के स्थान हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी dt
प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। बट हम जानते हैं चूंकि t इक्वल टू क्या होता है, पाई अपान ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है आपका। t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे, क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ओमेगा अपान 2 पाई 0 टू पाई अपान ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा आई नॉट ओमेगा अपान 2 पाई। अब साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, लिमिट क्या हो जाए 0 से पाई अपान ओमेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आई नॉट हमने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर कर दिया, तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा हो जाएगा। अब लिमिट क्या हो गया, 0 से पाई बाई ओमेगा हो गया। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। जब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा उसके बाद आप जानते हैं कि जब हम लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आई नॉट अपान 2 पाई, आई नॉट अपान 2 पाई। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक। तो कॉस पाई मीन्स 180, तो कॉस 180 में -1 होता है, तो हो जाएगा आपका आई नॉट अपान 2 पाई, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस कॉस 0 का मान भी 1 होता है, यहाँ से हो जाएगा आई नॉट अपान पाई, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। ये आपको मिला किसका वैल्यू, ये आपको मिल गया आई डी सी का मान, आई डी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब यूजिंग इक्वेशन 1b, यूजिंग इक्वेशन 1b, तो 1b का यूज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई डी सी इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपान पाई, ई नॉट अपान पाई आर एफ प्लस आर एल, क्योंकि आई नॉट का मान क्या होता है, ई नॉट अपान आर एफ प्लस आर एल होता है। यहाँ से मिल गया आपको आई डी सी का मान, ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे कि द डी सी मतलब मीन्स एवरेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो ई डी सी इक्वल टू होता है, या लिख लीजिए कि द डी सी आउटपुट वोल्टेज, द डी सी आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड आर एल की तो क्या हम फाइंड करना है, डीसी वोल्टेज था आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ से हो जाएगा ई डी सी इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल। क्या हो जाएगा, आई डी सी इंटू आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, आई डी सी का मान अभी आपको मिला है, क्या मिला है, आई नॉट अपान पाई, आई नॉट अपान पाई मिला है इंटू आर एल, क्या मिला है, आई नॉट अपान पाई इंटू आर एल मिला है। तो यहाँ से वैल्यू हम रख देंगे, आई नॉट का मान अब मिला है, ये हो गया ई नॉट आर एल अपान पाई आर एफ प्लस आर एल, ठीक। ई नॉट आर एल अपान पाई आर एफ प्लस आर एल, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम निकालेंगे डीसी आउटपुट पावर। क्या निकालेंगे, डीसी आउटपुट पावर। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम आपको डीसी आउटपुट पावर निकालते हैं। इतना नोट करिए पहले। यहाँ से एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपको मिल गया है। अब हम निकालते हैं डीसी आउटपुट पावर, द डीसी आउटपुट पावर, द डीसी आउटपुट पावर। तो डीसी आउटपुट पावर मतलब पीडीसी, पीडीसी मतलब कि डीसी आउटपुट पावर इक्वल टू होता है ईडीसी इंटू आईडीसी, ईडीसी इंटू आईडीसी। ईडीसी का मान क्या मिला है, ईडीसी का मान मिला है आई नॉट आर एल अपान पाई, और आईडीसी का मान क्या मिला है, आईडीसी का मान मिला है आई नॉट अपान
पाई, ये मान मिला आई नॉट अपान पाई, तो यहाँ से हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर यल। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, तो पी डी सी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर मतलब ई नॉट का स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक, यहाँ से यह आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये ध्यान दीजिए कि हमको रेक्टिफायर इफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए डीसी आउटपुट पावर तो मिल गया, डीसी आउटपुट पावर मतलब कि डिटरमाइनिंग द रेक्टिफायर इफिशिएंसी वी रिक्वायर आउटपुट डीसी आउटपुट पावर एज वेल एज एसी इनपुट पावर, अर्थात हमको रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए डीसी आउटपुट पावर के साथ साथ एसी इनपुट पावर की भी आवश्यकता होती है, या वी कैन से दैट कि डिटरमाइनिंग द रेक्टिफायर एफिशिएंसी वी रिक्वायर डीसी आउटपुट पावर एज वेल एज एसी इनपुट पावर, अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी आउटपुट पावर के साथ साथ हमको एसी इनपुट पावर की भी आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ वी रिक्वायर एसी इनपुट पावर आल्सो। तो यहाँ पे पी इज एसी, पी एसी में मतलब कि एसी इनपुट पावर, तो हमको एसी इनपुट पावर की भी आवश्यकता होती है, तो एसी इनपुट पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल। तो इस एसी इनपुट पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर एम एस आर एफ प्लस आर एल, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर एम एस। तो जहाँ पे द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज द रूट ऑफ द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर ए वी मतलब एवरेज करंट अर्थात कंप्लीट साइकिल, या कह सकते हैं द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट इज द रूट ऑफ द एवरेज ऑफ आई स्क्वायर ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, तो आई स्क्वायर ए वी इक्वल टू 1/t 0 to t, 0 to t मीन्स कंप्लीट हाफ साइकिल। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ साइकिल दिस हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों को मिला क्या हो जाता है, कंप्लीट साइकिल हो जाता है। यह कंप्लीट साइकिल मतलब कि 0 to t, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो इसको फिर वही क्रम में आप तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 1/t 0 to t/2 आई स्क्वायर डी टी प्लस t/2 to t आई स्क्वायर डी टी। अब अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करता है और निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू रख दीजिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/t 0 to t/2, ये हो जाएगा कि आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस 0, अर्थात ये वैल्यू निगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, निगेटिव हाफ साइकिल 0 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर ए वी, आई स्क्वायर ए वी इक्वल टू हो जाएगा एवरेज करंट 1/t 0 to t/2 आई नॉट के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस 0 क्यों हो गया, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट ही नहीं करता है, अर्थात यह क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए आई स्क्वायर ए वी इक्वल टू, और अभी हमने आपको बताया टी इक्वल टू क्या होता है 2π/ω होता है, टी इक्वल टू 2π/ω, तो वैल्यू रख दीजिए कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ω/2π, ये क्या हो जाएगा ω/2π, और 0 to t/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, π/ω हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर बाहर ले लीजिए अभी से ही,
आई नॉट स्क्वायर आपने बाहर ले लिया तो क्या बचा, ये बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आप इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, cos 2 थीटा में ब्रेक करते हैं। जब cos 2 थीटा में ब्रेक करेंगे तो ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई अपान ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर ए वी इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई आई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस, क्या हो जाएगा, 2 को भी बाहर निकाल लीजिए, 2 2 जो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 भी यहाँ से निकल जाएगा तो t हो गया t माइनस। उसके बाद cos का क्या होता है साइन, साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, ये हो जाएगा। अब लिमिट क्या हो जाएगा 0 to पाई अपान ओमेगा होगा, 0 से पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू रखने के बाद आएगा आई नॉट का स्क्वायर बाई 4, क्या आएगा आई नॉट का, ये वैल्यू ऑलरेडी आप क्या हो जाएगा टोटली 0 हो जाएगी, तो यहाँ से पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। जब पाई अपान ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, या हम आपको बता ही देते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा अपान 4 पाई आई नॉट का स्क्वायर यहाँ रखेंगे इंटू पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। साइन पाई 2 पाई 3 पाई कितने पाई हो सबका मान क्या होता है ऑलरेडी 0 होता है। जब ये आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ से एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बच्चा आई नॉट का स्क्वायर बाई 4, क्या बच्चा आई नॉट का स्क्वायर बाई 4। इसलिए अब आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर ए वी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2, क्या हो जाएगा आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा ई नॉट अपान 2 आर एफ प्लस आर एल, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू क्या होगा ई नॉट अपान आर एफ प्लस आर एल। यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब मेन आपको निकालना क्या है, आपको इसलिए आपको निकालना इनपुट पावर पी ए सी, मतलब इनपुट पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल, क्योंकि फार्मूला हमने पहले लिखा था आर एफ प्लस आर एल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो आई स्क्वायर आर एम एस का मान कितना आया, ये आपको वैल्यू आया है ई नॉट का स्क्वायर अपान 4 आर एफ प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, ठीक। तो एक आर एफ प्लस आर एल से एक आर एफ प्लस आर एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे का आपका ई नॉट का स्क्वायर अपान 4 आर एफ प्लस आर एल, ठीक। ये आपको मिल गया एसी इनपुट पावर, ये आपको मिल गया एसी इनपुट पावर, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 भी बना लेते हैं। तो आपको मिल गया एसी इनपुट पावर। जब हमको आउटपुट पावर मिल गया, एसी इनपुट पावर मिल गया, तो हम करते क्या है, उसके बाद सीधा सीधा हम इफिशिएंसी निकालते हैं। द रेक्टिफायर इफिशिएंसी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर टू द एसी इनपुट पावर, अर्थात डीसी आउटपुट पावर और एसी इनपुट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर इफिशिएंसी कहते हैं। कितना आप नोट कर लीजिए, रेक्टिफायर की इफिशिएंसी हम आपको निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए आप एसी इनपुट पावर निकाल लिए, डीसी आउटपुट पावर आपको मिल गया। अब हम आते हैं इसलिए रेक्टिफायर इफिशिएंसी, क्या निकालना है हमको, रेक्टिफायर इफिशिएंसी। रेक्टिफायर इफिशिएंसी होता है आपका डीसी आउटपुट पावर, ये होता है डीसी आउटपुट पावर अपान एसी इनपुट पावर, अर्थात डीसी आउटपुट पावर और एसी इनपुट पावर के रेशियो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर एफिशिएंसी कहते हैं। अब डीसी आउटपुट पावर जो आपको मिला है, जो एसी इनपुट पावर मिला है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेक्टिफायर एफिशिएंसी मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको हम ईटा से नोट करते हैं। ईटा इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर का, डीसी आउटपुट पावर का मान मिला था ई नॉट का स्क्वायर आर एल अपान
पाई स्क्वायर आर एफ प्लस, यही मिला था ई नॉट के स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल मिला था, इंटू इसको जब वैल्यू रख के हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 आर एफ प्लस आर एल अपॉन ई नॉट का स्क्वायर। ठीक, यही वैल्यू जैसे अभी आपको मिला ही है, तो यहाँ से ई नॉट के स्क्वायर से ई नॉट के स्क्वायर कैंसिल। अब इस यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल, ये आपको मिल गया। अब यहाँ से पाई स्क्वायर का मान अगर हम रख देते हैं तो वैल्यू आता है 0.406 आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.406 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 40.6 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल %। ठीक, यदि इस एक्सप्रेशन से इफिशियंसी से यह क्लियर होता है द इफिशियंसी इज हायर, इसकी इफिशियंसी हायर कब होगी, जब आर एफ इज वेरी स्मॉल, जब आर एफ क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, इन कंपेरिजन टू 1, मतलब 1 की तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। उस कंडीशन में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, या कह सकते हैं कि द एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन आरएफ इज अपॉन आरएल इज स्मॉलर एंड इट इज मैक्सिमम व्हेन आरएफ इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आरएल। यहाँ लिख दीजिए, इफ आरएफ इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू आरएल, अर्थात आरएफ का मान आरएल की तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इस कंडीशन पे द इफिशियंसी इज मैक्सिमम, तो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 40.6%। इसका मतलब यह क्लियर होता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो रेक्टिफायर इफिशियंसी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी है, वह अगर हम 100% एसी इनपुट देते हैं तो उसका 40.6% ही क्या करता है, वह आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अर्थात जब आरएफ का आरएल का मान या आरएफ निग्लिजिबल हो जाए आरएल की तुलना में, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है, 40.6 होता है, अर्थात केवल 40.6% ही क्या करता है, वह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स दैट in a half wave rectifier only 40.6% converted alternating current into direct current। इसका मतलब यह है केवल 40.6% ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। हम बताते हैं आपको रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर मतलब होता है उर्मिका गुणांक। अब ये उर्मिका गुणांक क्या होता है, रिपेल फैक्टर क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। तो मेनली इसको आप नोट करते रहिए, तब तक रिपेल के बारे में जान लीजिए। रिपेल होता क्या है कि द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए डीसी कंपोनेंट एज वेल एज एसी कंपोनेंट इज नोन एज रिपेल। इसका मतलब ये है कि जब रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं तो जो एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, उसमें क्या होता है, डीसी में भी कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं, जो एसी के कंपोनेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिपेल कहते हैं, उसी को हम रिपेल कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम आपको बताते हैं कि रिपेल फैक्टर क्या होता है। हाँ, तो यहाँ से आप रिपेल फैक्टर देखिए। अभी हमने आपको बताया एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो रिपेल फैक्टर उर्मिका गुणांक क्या होता है। रिपेल फैक्टर हम कह सकते हैं द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए डीसी कंपोनेंट। यहाँ लिख दीजिए, द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ DC as well as AC component are called repel। इसका मतलब ये है कि जो रेक्टिफायर यहाँ से डीसी के साथ साथ एसी कंपोनेंट भी रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपेल कहते हैं। अब कह सकते हैं द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट
the ratio of RMS value of DC component, AC component, the ratio of RMS value of AC component to the DC component are called रिपेल फैक्टर, अर्थात कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, रिपेल फैक्टर कहते हैं। या इसका फार्मूला हो जाएगा रिपेल फैक्टर इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट, या R इक्वल टू IAC अपॉन IDC, R इक्वल टू IAC अपॉन IDC। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो या यहाँ से देख लीजिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, IAC अपॉन IDC, ठीक, IAC अपॉन IDC, तो इस कंडीशन में जो हमको वैल्यू मिलता है वह क्या होता है कि सबसे पहले R इक्वल टू IAC अपॉन IDC मिल गया। तो इफ द IRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट करंट, जो होता है IRMS के बराबर होता है, देन IRMS इक्वल टू होता अंडर रूट I स्क्वायर AC प्लस I स्क्वायर DC। क्या होता है, I स्क्वायर AC प्लस I स्क्वायर DC होता है। तो यहाँ से हमको इम्प्लाइज दैट क्या निकालना है, I स्क्वायर AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC। ठीक, यही वैल्यू आपको मिल जाएगा। I स्क्वायर AC इक्वल टू I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC। ठीक, तो अब यही वैल्यू कहाँ रख देंगे, इसमें हम रख देंगे। जब हम यहाँ पे यही वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC अपान, ये रूट से बाहर है, ये हो जाएगा IDC। ठीक, IRMS का भी मान आपको मिल गया है, IDC का मान मिला है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से आप देख लीजिए, R इक्वल टू अंडर रूट I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC अपान IDC। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट IRMS अपान IDC का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब जब हम रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकाल रहे थे तो वहाँ से IRMS और IDC का मान हमने क्या किया है, निकाला है। तो फॉर किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमको क्या निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है। तो IRMS और IDC का मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो IRMS का मान क्या मिला था, I0/2 मिला था। ठीक, और IDC का मान क्या मिला था, और IDC का मान मिला था I0/π मिला था। ठीक, अब यही वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। इसलिए R मीन्स रिपल फैक्टर इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया I0/2 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ ये जाएगा ऊपर पाई अपान I0 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है इक्वल टू 1.21। ये का क्या है, फैक्टर था, कांस्टेंट है, तो क्या इसका मान आता है, 1.21 आता है। फ्रॉम एबव एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द रिपल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1।
तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आता है वो क्या है, 1 से अधिक है। जब 1 से अधिक है इसका मतलब ये है कि it means that the AC component in the output current is more than DC component। इसका मतलब कि आउटपुट में जो DC कंपोनेंट है उसकी तुलना में AC कंपोनेंट क्या है, अधिक है। It is clear that half wave rectifier is poor device for converting alternate current into direct current। इसका मतलब ये क्या है, एक पुअर डिवाइस है कि किसके लिए, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको रिपल फैक्टर हो गया, इफिशियंसी हो गया। ठीक, अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल करा देते हैं, सारे आपके क्या हो जाएंगे, जो कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसको रिपल फैक्टर भी आप नोट कर लीजिए। हम आते हैं अब न्यूमेरिकल पे। हाँ, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल देखिए, ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज्ड टू सप्लाई 50 वोल्ट DC टू ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम। द डायोड हैज ए रेजिस्टेंस 25 ओम। कैलकुलेट द AC वोल्टेज रिक्वायर्ड। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है जो 50 वोल्ट क्या होता है, DC आउटपुट मिलता है, जिसका लोड रेजिस्टेंस 800 ओम है और डायोड का रेजिस्टेंस 25 क्या है, ओम है। अब इसे कितने AC वोल्टेज की आवश्यकता है, जो कि 50 वोल्ट क्या हो प्रोवाइड करे, DC प्रोवाइड करे। और है क्या भाई, यह आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। जब यह हाफ वेव रेक्टिफायर है, अभी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमने आपको बताया, अर्थात जब 50 वोल्ट क्या मिल रहा है, इसका आपको मिल रहा है DC मिल रहा है, तो कितने AC की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वी नो दैट, या पहले हम कह सकते हैं जो मिला है, जो आपको मिला है उसको हम वो कर लेते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से गिवन दैट क्या दिया हुआ है, कि जो दिया गया है I नॉट का मान क्या दिया हुआ है, I नॉट नहीं EDC क्या मिल रहा है, EDC का मान आपको मिला है 50 वोल्ट। EDC का मान आपको कितना है दिया है, 50 वोल्ट दिया गया है। DC टू ए लोड रेजिस्टेंस मीन्स RL का मान कितना दिया है, 800 ओम दिया है। उसके बाद डायोड रेजिस्टेंस RF, तो इसका मान कितना दिया है, 25 ओम दिया है। अब AC वोल्टेज की क्या है हमें आवश्यकता है। जब AC वोल्टेज की आवश्यकता है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए कि आपको आउटपुट दिया हुआ है वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, उसके बाद डायोड रेजिस्टेंस दिया गया है। AC वोल्टेज आपको ज्ञान करना है। वी नो दैट आउटपुट DC वोल्टेज EDC इक्वल टू क्या होता है, EDC इक्वल टू होता है IDC इंटू RL। ठीक, इम्प्लाइज दैट IDC इक्वल टू क्या होता है, IDC इक्वल टू होता है EDC अपॉन RL। EDC का मान कितना है, EDC का मान 50 है और RL का मान कितना है, 800 है। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, एम्पियर क्या मिल जाएगा, एम्पियर मिल जाएगा। ठीक, बट आल्सो वी नो दैट IDC किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होता है, I नॉट अपॉन पाई। क्या होता है, I नॉट अपॉन पाई होता है, तो वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा E नॉट अपॉन पाई RF प्लस RL, यही होता है। अब क्या ज्ञात करना है हमको, AC इनपुट वोल्टेज ज्ञात करना है। तो जहाँ E नॉट क्या होता है, मैक्सिमम, E नॉट क्या होता है, मैक्सिमम AC वोल्टेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से E नॉट का मान निकाल लीजिए। E नॉट इक्वल टू हो जाएगा पाई IDC, पाई IDC क्वेश्चन क्या हो जाएगा, RF प्लस RL। ठीक, अब आप सब वैल्यू रख दीजिए। पाई का मान क्या होता है, 3.14। IDC का मान मिला है, क्या मिला है, 50 अपॉन 800। RF का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25
R का मान कितना दिया है 800। ठीक, अब ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3.14 इंटू 5/80 इंटू 825, 825। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है E नॉट इक्वल टू 162 वोल्ट। ठीक, इसका मतलब ये है कि 50 वोल्टेज आउटपुट जो हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो इसके लिए हमको 160 वोल्ट AC इनपुट वोल्टेज क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये आपका इसके बेस्ट न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, हमें आशा करते हैं आप अच्छी तरह पूरी तरह समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। ये आपका हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी इफिशियंसी, रिपल फैक्टर, आपका बेस्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसके साथ लगे रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, इफिशियंसी, रिपल फैक्टर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।